हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहेगी इसमें आपके एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन रहते हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स बताएं और हमारे जो चैनल है उसको सपोर्ट करें, यूँ ही वीडियोज़ पे बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देयर इज़ अ ए पार्ट, nitric acid react with calcium hydroxide to produce calcium nitrate plus water। जो ये मैंने अभी बोला हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं हम इसको, नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं हम इसी को। तो यहाँ से जब आप यह सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। क्या नेम ऑफ एलिमेंट, वही हमारा सेम सीक्वेंस रहेगा। नेम ऑफ एलिमेंट करेंगे, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, ये रहेगा हमारा। सो देयर इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, देन कैल्शियम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा पहले हो चुका, कैल्शियम हो चुका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एवरीथिंग we mentioned here. So in the reactant side, number of element hydrogen 2 1 3, there is a 2 multiplied with hydrogen and there is only 1 hydrogen। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन रहेंगे वो 3 रहेंगे एंड प्रोडक्ट साइड ओनली 2 हाइड्रोजन। सो देर इज़ अ 2। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, सो देर इज़ नाइट्रोजन 1 and there is a 2, this 2 multiplied with this nitrogen, okay। nitrogen there is 1 and product side 2, clear। now ऑक्सीजन हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये जो आगे किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 3 ही ऑक्सीजन है। ये कितने ऑक्सीजन है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, 3 2 5, इधर देखिए 6 और 1 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना था, रिएक्टेंट साइड 5 एंड प्रोडक्ट साइड 7, क्लियर। नाउ कैल्शियम बोथ साइड 1 1। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है हमें सबसे पहले उसको बैलेंस करने की नीड होती है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है बेसिकली, तो वो जो ऑक्सीजन है उसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर नाइट्रोजन के बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 1 है, इधर 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो हमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की नीड है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है हम उसको इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, इसको भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए जो है ये थोड़ा इजी वे हो जाएगा कि हमारा जो ओड नंबर था वो किस में चला जाएगा, इवन में चला जाएगा। चलो हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि जो ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो इवन में जाएगी। 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि अब जो है हमारा इधर कितना ऑक्सीजन हुआ टोटल, 2 एंड 6 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर कब, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम इधर भी क्या कर सकते हैं, इधर जो 1 ऑक्सीजन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देर इज़ अ मल्टीप्लाइड बाई 2, नाउ देर इज़ अ टोटल 2 एंड 6 8। इधर भी कितना ऑक्सीजन होगा अब टोटल, 8 ऑक्सीजन। सो बोथ साइड 8 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट। नाउ चेक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है वो इफेक्ट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे भी जाएगा। इधर आपने जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो हाइड्रोजन पे इफेक्ट जा रहा है साथ में। तो आप देख सकते हैं जो आपका हाइड्रोजन वो टोटल अब कितना हो गया, 2 और 2 4। इन रिएक्टेंट साइड कितना हुआ है, 4 हुआ है, और प्रोडक्ट साइड भी कितना हो गया, 4 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड विद दिस 2, ओके। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो रिएक्टेंट साइड कितना हुआ इस 2 से मल्टीप्लाइड के बाद, 2 हो गया। प्रोडक्ट साइड पहले से ही 2 था, वहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है। नाउ this is balanced chemical equation, you can check here, hydrogen 4, in product side also 4, nitrogen both side 2 2, oxygen both side 8 8, and calcium 1 1। so you can write here balanced chemical equation, balanced chemical equation कितना हो जाएगा हमारे पास, 2HNO3 react with calcium hydroxide converted into
calcium nitrate plus 2H2O. This is the answer of this question. Now B part. B part is here. Sodium hydroxide react with sulfuric acid converted into sodium sulfate प्लस वाटर। ये रहेगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले वर्क होता है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, नेम ऑफ एलिमेंट लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, इन रिएक्टेंट साइड लिखेंगे एंड इन प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हम सोडियम, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देख सकते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके बाद हमारा एक एलिमेंट और रहता है यहाँ पे सल्फ़र। ठीक है, वी कैन मेंशन हेयर सल्फ़र ऑल्सो। अब देखिए इन रिएक्टेंट साइड सोडियम एलिमेंट, इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 2, इन रिएक्टेंट साइड राइट हेयर 1 एंड 2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 रहेगा और 4, ये ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया 4 1 5। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 5, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 5। क्लियर। अब देखिए जो हाइड्रोजन है वो आपका इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारी कितनी है 2 हाइड्रोजन है। हम सल्फ़र की बात करें 1 और 1, ये हमारी 1 1 है। देखिए जो सबसे पहले सोडियम मेटल है उसको हम ओड नंबर से 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये बैलेंस हो जाता है सोडियम। अब प्रोडक्ट साइड भी 2 है, रिएक्टेंट साइड भी 2, बट इसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे दोनों पे इफेक्ट गया है। अब ऑक्सीजन जो इधर है वो कितना हो गया 2 और 4 6 हो गई इधर हमारी ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन है उसमें क्या चेंज आया है 2 और 2 4, हाइड्रोजन हमारी 4 हो गई। ठीक है, तो अब हमें अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा इधर 4 इधर 2, हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन भी कितना हो गया प्रोडक्ट साइड 2 और 4 6, यानी कि ऑक्सीजन भी आपका इधर कितने हो गए 6 हो गए। आई थिंक नाउ दिस केमिकल इक्वेशन बैलेंस। सोडियम in reactant side 2, product side also 2, oxygen reactant side 6, product side also 6, hydrogen 4 4, sulfur 1 1. You can write here balanced chemical equation 2NaOH plus H2SO4 is converted into Na2SO4 plus 2H2O. This is your answer. Now 6 का जो सी पार्ट है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी केमिकल इक्वेशन गिवन है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो आप पहले इसके एलिमेंट्स का रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड नंबरिंग चेक कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कहीं ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, वहीं नेम ऑफ एलिमेंट क्लियर इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड ये मेंशन करना हमें। देख सकते हैं नेम ऑफ एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो जो सोडियम है वो हमारे रिएक्टेंट साइड कितना है, यू कैन चेक हेयर इन रिएक्टेंट साइड सोडियम 1, देयर इज सोडियम 1, इन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, chlorine 1, product side also 1, silver 1 1, nitrogen 1 1, oxygen 3 3. This is already balanced chemical equation. You can write here already balanced chemical equation. Understand? Now it's D part. Name of element, in reactant side numbering, in product side.
barium, chlorine, hydrogen, sulfur, oxygen. These elements present in this reaction. Barium in reactant side 1, in product side also 1. Chlorine reactant side 2, product side 1, 2 and 1. Hydrogen in reactant side 2, product side 1, 2, 1. Sulfur there is 1, 1. ऑक्सीजन 4, 4. ऑक्सीजन हमारे पास 4 है. तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में ओनली डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. तो हम जो है इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी आपका कितना हो गया 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 2 हो गया. नाउ दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये हमारी क्या हो गई अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई. यू कैन राइट हियर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड converted into barium sulfate plus hydrochloric acid. This is the answer of this D part. क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको वर्ड इक्वेशन दी गई है उसको पहले आपको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है, फिर उसको बैलेंस करना है. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करने की इनको कोशिश करते हैं. तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको पता होगा कैल्शियम जो होता है आपके आयनिक टेबल में Ca2 पॉजिटिव में मिलेगा. और बेसिकली भी जो कैल्शियम मेटल होती है वो मैग्नीशियम फैमिली से रिलेट करती है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करेगी. हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH नेगेटिव होता है. जब हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो ये बनेगा CaOH ऑल ट्वाइस. CaOH ऑल ट्वाइस बनेगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला. तो हम इसको नोट कर लेते हैं अपनी पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में. तो जब यहाँ पे आप इनकी सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा आपका CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2, कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3 प्लस वाटर हमारा H2O. क्लियर. वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ एक कॉमन फार्मूले हैं जो आपको पता एवरी मोमेंट जो है ध्यान में रखने अगर आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है तो ये हमारी जो है सिंबॉलिक इक्वेशन हो जाएगी. अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या लिखना है हमें नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है. नेम ऑफ एलिमेंट, देन हमें क्या लिखना है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. नेम ऑफ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट देयर इज़ अ कैल्शियम, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन. दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन. ऑक्सीजन वी हैव बीन ऑलरेडी रिप्रेजेंट हियर. कैल्शियम इन रिएक्टेंट साइड only 1, product side also 1. Oxygen 2 to 4 in reactant side 4, in product side also 4, 3, 1, 4. Hydrogen reactant side 2, product side also 2, 2, 2. And carbon there is a 1 and reactant and product side also 1, 1. So this is the already balanced chemical equation. Understand? Now it's B part. There is a B part. Zinc react with silver nitrate produce zinc nitrate plus silver. Zinc nitrate plus सिल्वर. फर्स्ट वर्क हमारा क्या रहेगा वही हमें किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों. जो हमारा सिंबॉलिक इक्वेशन रहेगा उसमें हमें जाना होगा. तो जो जिंक का फॉर्मूला होता है दैट इज़ Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ऑल ट्वाइस प्लस Ag. अब क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पे हमने नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स क्यों यूज़ किए क्योंकि जो जिंक है वो 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है जबकि सिल्वर जो है 1 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करती है. दोनों मेटल है, ये 2 पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका +1 में रहता है. यानी कि सिल्वर जो है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकती है, जिंक 2 का कर सकती है. इस जो बी पार्ट रहेगा इसमें हम जो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट. सेम वही प्रोसेस रहेगा. नेम ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं वो लिखेंगे और जो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ जिंक
after that silver, and after that nitrogen, and fourth one is ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करें, सो देर इज़ इन रिएक्टेंट साइड जिंक 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, जिंक इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, सिल्वर इंजेक्टेंट साइड 1 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1 1। अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन हमारा इधर 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, देर इज़ अ 1 एंड देर इज़ अ 2। अगर हम रिएक्टेंट साइड हमारे ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर इज़ अ 3 ऑक्सीजन एंड देर इज़ 6 ऑक्सीजन, सो देर इज़ 3 एंड देर इज़ 6। तो अब हमें क्या चेंज करना, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो डिफरेंस देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड वो डिफरेंट है। एंड जिंक सिल्वर हमारा बैलेंस है, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो दोनों एलिमेंट्स हमारे बैलेंस नहीं हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो हम इस ओड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेटर ये रहेगा। तो जब हम इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे जो सिल्वर है इसको आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से हमारा किस में कन्वर्ट होगा, 6 ऑक्सीजन में। तो ये हमने इसको बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने 6 में कन्वर्ट किया। साथ में जो नाइट्रोजन है वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ। और किस में चेंज आया, सिल्वर में, सिल्वर भी हमारे किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। तो हमें इधर इस सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। तो देखिए हम फाइनली जो लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो हम लिखेंगे Zn प्लस 2AgNO3 से हमारा जो प्रोडक्ट बना है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, और नेक्स्ट वन देखते हैं। द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। First we will convert into aluminium. This equation is word equation. We will convert into its symbolic equation. So symbol of aluminium, that is Al plus copper chloride CuCl2 converted into AlCl3 भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम Al2Cl6 भी लिख सकते हैं, प्लस में कॉपर। तो ये रहेगा हमारा इसका जो है सिंबॉलिक इक्वेशन। तो हमें हमारा प्रोसेस वही रहेगा। नेम ऑफ एलिमेंट लिखते हैं पहले हम इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, नेम ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड। देयर इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम एंड सेकेंड वन इज़ कॉपर, थर्ड वन इज़ क्लोरीन। यही तीनों एलिमेंट हमारे पास, कोई और अदर एलिमेंट नहीं है। सो देर इज़ रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1। कॉपर आप चेक कर लीजिए, देर इज़ 1 ऑल्सो 1। कॉपर हमारा इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हम अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है हमारा वो 1 1 हो गया, कॉपर है, कॉपर 1 1 हो गया। क्लोरीन अब हम देखते हैं, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 3। वी कैन मेंशन हेयर 2 एंड 3। तो अब डिफरेंस ओनली क्लोरीन में आ रहा है। हमारा ये ओड नंबर है, इसको हम इवन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हुआ, 3 2 जा 6 बन गया। इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको इस क्लोरीन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी हमारा 6। नाउ क्लोरीन बैलेंस, बट इस क्लोरीन के साथ और चेंज किस में आया, कॉपर हमारा यहाँ पे कितना बन गया, 3। तो कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इधर भी हमें इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयर इज़ 3 ऑल्सो। अब जो एल्यूमिनियम है वो इधर 2 है, तो हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हमारा कितना हो गया, 2 2। नाउ दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, बैलेंस है। तो फाइनली जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी, हम कैसे लिखेंगे, ये हमारी हो गई 2Al प्लस 3CuCl2 converted into 2AlCl3 plus 3 copper. This is the answer of this question. Next one, the D part of question number 7. Barium chloride react with potassium sulfate converted into barium sulfate plus potassium chloride. First we will convert it into symbolic equation. Barium will be exist in Ba2 positive, Cl in negative.
So its symbol will be barium chloride BaCl2 plus potassium sulfate K2SO4 converted into barium sulfate BaSO4 plus potassium chloride KCl। क्लियर। तो अब जो है हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट करेंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, ये नोट करेंगे हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ नेम ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट वन इज़ बेरियम, सेकंड वन इज़ क्लोरीन, थर्ड वन इज़ पोटेशियम, फोर्थ वन इज़ सल्फर एंड फिफ्थ वन इज़ ऑक्सीजन। सो देखिए जो हमारा बेरियम है वो हम इधर देखें 1, इधर भी हमारा कितना है 1, तो बेरियम इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1 2 1, पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1 2 1, सल्फर 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 4 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 4। देखिए यहाँ पे जो हमारा बैलेंस नहीं है वो KCl में थोड़ा चेंज आ रहा है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट साइड। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना हो गया 2, ये भी हमारा 2 हो गया। तो अब देख सकते हैं हम ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस है। तो इसको लिख दीजिए। फाइनली क्या लिख सकते हैं, BaCl2 प्लस K2SO4 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 प्लस 2 KCl, ये हमारा फाइनली इसका आंसर रहेगा इस इक्वेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है और किस टाइप की हमारी रिएक्शन है वो भी आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे। तो देखिए ये भी हमारी क्या वर्ड इक्वेशन है, पहले हम इसको सिंबॉलिक में लेकर जाते हैं, फिर हमें ये टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन वी विल आइडेंटिफाई। ओके, फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट इनटू इट्स सिंबॉलिक इक्वेशन, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए नेम ऑफ एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले हम, नेम ऑफ एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने KBr लिखा, क्या होता है जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन तीनों पे -1 -1 चार्ज होता है। जब अगर आप पोटेशियम क्लोराइड देखते हैं तो उसको आप KCl लिखते हैं, उसको KCl लिखते हैं। अगर फिर ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं तो वो भी KBr और Ki ही इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बेरियम +2 में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने इसके साथ में I2 लिखा है, इधर ब्रोमीन भी हमने Br2 लिखा है। तो नेम ऑफ एलिमेंट की बात करें यहाँ पे पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स हमारे इस इक्वेशन में हैं। तो देखिए पोटेशियम हमारे रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1। ब्रोमीन हमारा रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है। बेरियम हमारा इधर 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1 है। आयोडीन की अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1, इधर 2 इधर 1। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम जो है I में डिफरेंस आ रहा है, K में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम चलो इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया, बट साथ में जो पोटेशियम है वो भी हमारा 2 टाइम्स हो गया, तो हमें इधर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने इस पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2, नाउ दिस इज़ बैलेंस। ब्रोमीन भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो अब हमारा ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 KBr प्लस BaI2 कन्वर्टेड इनटू 2 Ki प्लस BaBr2, ये हो जाएगा
तो आप देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगी, क्योंकि Br जो पहले पोटेशियम के साथ था, अब Br जो है ब्रोमीन जो है बेरियम के साथ हो गया। पहले आयोडीन बेरियम के साथ था, अब आयोडीन पोटेशियम के साथ हुआ। तो किस टाइप की इक्वेशन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है हमारी, ये रिएक्शन है, उसका टाइप ऑफ रिएक्शन जो रहेगी। और नेक्स्ट देखिए आप जो है 8th क्वेश्चन का बी पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। तो इसको हम सिंबॉलिक में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ ZnCO3। इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ये सिंबल रहेगा, जिंक ऑक्साइड का ये रहेगा, जिंक कार्बोनेट का ये रहेगा। तो देखो बच्चों, इसमें जो है हम पहले वही क्या करते हैं, इसका नेम ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। कौन कौन सा है? Zn है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। नंबरिंग लिख लेते हैं इनका, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। Zn हमारा रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। कार्बन हमारा इधर 1 है, उधर भी कितना है? 1 1। ऑक्सीजन देयर इज़ अ इन रिएक्टेंट साइड 3, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 3। दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हमें अब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब किस टाइप की रिएक्शन है वो देखना हमें। ये डिकम्पोजिशन है। देखिए इधर रिएक्टेंट साइड जो है ओनली 1 सब्सटेंस है, ब्रेक डाउन इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये हमारा जो पार्ट रहेगा किसका है? डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन मीन्स ये किस में क्या हो रहा है? इसका डिकम्पोज हो रहा है, इस रिएक्शन का, इस कंपाउंड का जिंक कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर जा रहा है ZnO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल रहेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है C, वो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का जो सिंबल रहेगा मैं आपको पहले ही बता चुकी, H2 में लिखेंगे, क्लोरीन को हम Cl2 में लिखेंगे, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारा होगा HCl होगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन, हम इसमें नेम ऑफ एलिमेंट लिखने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एडिशन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो यानी कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज हैं हमारे जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस में। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन का। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो पहले हम मैग्नीशियम को लिख लेते हैं इसके सिंबॉलिक इक्वेशन में, दैट इज़ Mg रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज़ H2। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम चेक कर लेते हैं। तो जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। तो हमारे क्या हुआ? नेम ऑफ एलिमेंट इन दिस इक्वेशन। अब रिएक्टेंट साइड नंबरिंग देखनी है हमें, प्रोडक्ट साइड देखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टेंट साइड हमारा कितना है? 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 1 है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है? 2 है। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। तो क्लोरीन 1 और 2, हमें यहाँ इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हुए, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Mg प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू MgCl2 प्लस H2। ये हमारा इसका क्या रहा? फाइनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जो पार्ट किस टाइप की इक्वेशन का है? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे ये पूछा गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें हमें जो है डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ में, कि एक्चुअली में जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक कौन सी होती है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हम नाम से बता सकते हैं। एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज़, एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज़,
ठीक है। और थर्मिक जो वर्ड बना है यहाँ पे थर्मिक, ये थर्मल से निकला है। और थर्मल जो होता है वो होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट या टेम्परेचर हम इसको बोल सकते हैं। हीट की हम बात करें तो इट मीन्स हम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं। वो क्या होता है हमारा थर्मल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट का क्या होगा यहाँ पे रिलीज़ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, हम यहाँ पे लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच heat is release called exothermic reaction। इसके हम एग्जाम्पल देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं, ऑल कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं उन सभी में क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे आप मीथेन गैस की बात कर लीजिए, मीथेन को आप O2 की प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कराइए, बर्न कीजिए, तो यहाँ से आपका CO2 बनेगा, वाटर रिलीज़ होगा, प्लस में एनर्जी निकलेगी। तो ये किसका पार्ट हुआ, एक्सोथर्मिक का हुआ। ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की, तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है C6H12O6, और रेस्पिरेशन में आप O2 को इनहेल करते हैं। ये करने के बाद ये CO2 में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपने भी देखा होगा कई बार जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको काफ़ी गर्मी फील होती है। तो वो गर्मी क्यों होती है, वो एनर्जी निकलती है वहाँ से, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस उसमें आप ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है। किसका पार्ट हो जाएगा फिर, एक्सोथर्मिक का। यहाँ से भी यानी कि क्या रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। इस वजह से ये भी हमारे किसका एग्जाम्पल रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। और जितना भी आपका पेट्रोल डीजल जो भी आप जो है कंबशन प्रोसेस कराते सभी से जो है हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी निकलती है तभी तो हमारे पोल्यूशन में जो है हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अमाउंट में CO2 और हीट निकलती है इस वजह से। ठीक है। तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, एक्सोथर्मिक का। नाउ एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स हम यहाँ से इसको क्या रिलेट कर सकते हैं, एंट्री करेगा कौन, थर्मिक, थर्मल एनर्जी जो है वो एंट्री करेगी, यानी कि इस रिएक्शन में थर्मल एनर्जी क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच heat is absorbed called endothermic reaction। क्लियर, यानी कि हीट एनर्जी की जो इसमें क्या होगी, एंट्री होगी। एंट्री यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसमें एग्जांपल हम जो है किसका ले सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है, इस प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। सनलाइट आपकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ, इस वजह से हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वो किसका एग्जांपल रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल रहेगा। और अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है उसका भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। N2O2 के साथ रिएक्शन ही कब करती है, जब हम उसको हीट एब्जॉर्ब कराएं। ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कराने के बाद यानी कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, NO में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस में। यानी कि हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद ये प्रोसेस होता है। और भी अगर हम एग्जांपल लें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, उसको हीट दे दीजिए, उसको हीट देने पर ही भी ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है। तो यानी कि इसने भी क्या किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट किया है।
जब हम इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट टेम्परेचर देते हैं उस टाइम पे कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सो ये हमारा क्या था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा उसका आंसर जो है मैंने अभी आपको दिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक जो है हमारा एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जितना भी हम फूड गेन करते हैं सभी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं। जैसे कि आप जो भी ग्लूकोज लाइक ग्लूकोज की हम बात करें तो हमारा ग्लूकोज का ये फॉर्मूला रहेगा, हम बॉडी में जो भी खाते पीते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। तो उसमें जब आप ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, एयर की प्रेजेंस होती है, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, तो रेस्पिरेशन हमारा होता है कि ऑक्सीजन का इनहेल करना है, तो रेस्पिरेशन होता है CO2 का रिलीज़ करना। तो जो हमारा फूड होता है उसमें हम ग्लूकोज के अमाउंट ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और वाटर में, इसमें कन्वर्ट होता है। और साथ में जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। मैं फिर से बता दूँ, जैसे आप कई बार क्या अपने खुद भी प्रैक्टिकली भी ये देखा होगा, जब भी हम जो है फूड इनहेल करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें थोड़ा क्या फील होता है, जो है हमें हीट फील होती है, यानी कि हमें क्या लगती है, गर्मी लगनी स्टार्ट होती है, जिससे खाना खाते टाइम हमें गर्मी का लगना, यानी कि क्या हो रहा है, जो भी आप खाना ले रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इस वजह से आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर जो 11 है उसमें ये पूछा गया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसको अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम क्यों बोलते हैं, और दोनों के लिए आपको एग्जांपल देना है। देखो, जो डिकम्पोजिंग होता है वर्ड और कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन तो यानी कि क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन जो वर्ड बना कंबाइंड क्या होगा, कोई भी एक चीज़, जैसे आपके पास कोई भी सिंगल थिंग है, उसका कॉम्बिनेशन तभी तो होगा जब कोई अदर थिंग उसके कांटेक्ट में होगी। यानी कि सिंगल, ये तो अभी सिंगल है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन में कब जाएगा, या तो इसके साथ रिएक्ट करे या इसके साथ रिएक्ट करे। यानी कि जब दो थिंग्स होंगी आपस में, वो क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी और क्या शो करेंगी, कॉम्बिनेशन प्रोसेस शो करेंगी, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे दो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल बना रही हैं, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगी। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें, कंपोजिशन वर्ड की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन यानी कि क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो कुछ कंबाइन होगा उसी को तो हम डिकम्पोज करेंगे, क्लियर है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज in a combination reaction two or more substances combine to form a single substance. Whereas in a decomposition a single substance split up into two or more substances. कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस का स्प्लिट अप होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में। अगर हम एग्जांपल लें तो हम यहाँ पे वाटर का एक ईजिली अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप वाटर को जो प्रोडक्शन है उसका एग्जांपल ले लीजिए। ये तो क्या हुआ, टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, गिव अ सिंगल प्रोडक्ट H2O। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं H2O पे तो H2 प्लस
O2 में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया 2 सब्सटेंसेस में। सो ये हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, डिकम्पोजिशन। ये किसका रहेगा, कॉम्बिनेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज़ ए क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये बोल रहे हैं कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें आप क्या करें, एनर्जी सप्लाई करेंगे किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। जब भी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो बिना एनर्जी सप्लाई के आप डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। फर्स्ट तो ये माइंड में रखिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो तभी हमारा पॉसिबल है जब हम कोई एनर्जी सप्लाई करेंगे। अगर वो आपकी एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो देखिए इसमें जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, हीट की फॉर्म में। तो जो हीट की फॉर्म में रहेगा वो हमारे पास जो एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं, यानी कि इसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ये गैस में और ये हमारा सॉलिड में। क्लियर है। इनकी हीट की फॉर्म में हम जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप इनके नाम लिखना चाहें तो आप यहाँ पे नाम नोट कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहेंगे हमारे पास, इसका जो डिकम्पोजिशन के बाद होगा। सेकंड इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ पे तो किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं हम, लाइट की प्रेजेंस में। आप इसको लाइट बोलिए, सनलाइट बोलिए, ठीक है। और कई बार जो है एग्जामिनर इसको फोटोन भी बोल देता है, या फिर हम इसको HNu इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सभी की सभी जो फॉर्म्स है ये लाइट की फॉर्म रहेंगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर ऐसा लिखता है तो भी लाइट की बात करें, फोटोन लिखता है तब भी लाइट की बात करें, सनलाइट आपकी है ही लाइट, और लाइट लिख रहा है तब भी आपकी सनलाइट, यानी कि किसी भी लाइट की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, जो सिल्वर की रिएक्शन होती है ना, सिल्वर की जो है हेलोजन के साथ, सिल्वर की हेलोजन के साथ, यानी कि जैसे देखो हम बात कर लेते हैं AgCl की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसका बनेगा 2Ag + Cl2। मैंने इस इक्वेशन को पहले से ऑलरेडी बैलेंस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप सनलाइट लिख लीजिए या फिर जो है ये HNu ऐसे लिख लीजिए, तो एक ही बात रहेगी। तो देखो जब भी आपका यहाँ से क्लोरीन जो निकलेगा ना, वो अपना Cl के साथ बॉन्ड बना के तब Cl2 की फॉर्म गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। क्लोरीन जो है वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगी, ये आपका सॉलिड रेजिड्यू रहेगा, ठीक है। ये आपका AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी पॉसिबल है, सेम यूँ ही, ये 2Ag + Br2, यहाँ पे ये ब्रोमीन गैस निकलेगी, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्लोरीन गैस होगी इसका कलर जो होगा वो येलोइश कलर होगा, येलोइश कलर होगा, और जो ब्रोमीन गैस होगी उसका रेडिश ब्राउन कलर होगा। कैसा कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ये हीट का एग्जांपल देख सकते हो लाइट का। लाइट के केस में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिल्वर के प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली वही जो है सनलाइट की प्रेजेंस में फास्टली डिकम्पोज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर का और हेलोजन का। ये हेलोजन फैमिली बोलते हैं बच्चे इसको, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनको। तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो निकल रही है, यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकल रही है, सिल्वर आपका यू का यू एज अ सॉलिड यहाँ पे हमारे पास है। और जो ये आपका रिएक्टेंट में था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका डिकम्पोजिशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, लाइट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में। मैंने अभी बताया ये जो है किसकी फॉर्म में निकलेगा, अपना डाइमर की फॉर्म में निकलेगा, अकेला कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है बेसिकली उसमें जो है ऑक्सीजन, मैंने पहले भी बताया ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, O2 की फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, Cl की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में, इस टाइप से रहते हैं। जब आप इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो इन्वायरमेंट में यानी कि एयर की प्रेजेंस में ही होगा, सनलाइट उसमें से जब आप डाल रहे हो इसके ऊपर तो यहाँ से Cl2 गैस निकलेगी जो कि हमारे नेचर में यू की यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बच्चों अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो आप जनरली जो देखेंगे वाटर का डिकम्पोजिशन जब हम कराते हैं, H2O का जो डिकम्पोजिशन कराते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होता है। तब हमारा यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो डिकम्पोज होती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही हम जो है NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसका भी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कराते हैं Na+Cl2 गैस में। ये आपका 2Na हो जाएगा, ये देयर इज़ 2Na, इसको भी आप बैलेंस करने की नीड रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो वाटर आपका कॉमन सॉल्ट जो है कुछ एक ऐसे एग्जांपल है जिनको आप डिकम्पोज करेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी यहाँ पे मस्ट रहेगी। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यू कैन डिकम्पोज ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। अगर हम 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है ये डिफरेंस पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, और दोनों की आपको जो है केमिकल रिएक्शन यहाँ पे शो करनी होगी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन रहेगी। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी इजी इक्वेशन है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उसमें आपको क्या देखना है। ओनली मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन की हम बात करें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लेते हैं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये रहेगा हमारा किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। अगर हम बात करते हैं कि इसके डबल डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें क्या होगा, टू कंपाउंड्स जो हैं कंबाइन होंगे और वो क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें लिखना है टू कंपाउंड combine by an exchange of ions to form two new compounds। क्या होगा, यहाँ पे आपके दो कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे को जो है कंबाइन कर रहे हैं कैसे, एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू, यानी कि उनके पास जो आयंस होंगे उनका एक्सचेंज करेंगे वो, और कुछ दो जो है नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ले, चलो हम पहले इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का ही ले लेते हैं। आप डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि AgNO3 है, वो रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, NaNO3 + AgCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज क्यों किए। पहले हम देख सकते हैं क्लोरीन जो है सोडियम के साथ था, अब जो है किसके साथ गया, ये सिल्वर के साथ। आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है सिल्वर के साथ है, इधर इसका नाइट्रेट आयन है वो किसके साथ गया, सोडियम के साथ गया। यानी कि कौन सा हो गया, इसका दोनों का डिस्प्लेस हुआ, आयंस के नए कंपाउंड बने, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया, सिल्वर क्लोराइड बना। इधर सिल्वर नाइट्रेट था, ये सोडियम क्लोराइड था, तो दोनों ने एक्सचेंज कर दिए अपने आयंस को और कुछ नए जो हैं दो कंपाउंड्स यहाँ पे जनरेट किए। तो यानी कि दोनों का डिस्प्लेस हो गया, किसका, नाइट्रेट का भी और क्लोरीन का भी, दोनों का ही डबल डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पे दोनों आयंस क्या कर गए, डिस्प्लेस कर गए अपनी पोजीशंस को, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं किसका, आप ले लीजिए FeSO4 ले लीजिए, इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराइए तो ये बनेगा ZnSO4 + Fe। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन है वो हम अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब देखेंगे तो ये लेस रिएक्टिव है, जबकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और ये जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, इस
आयरन मेटल को यहाँ से हटा देगा और SO4 के साथ खुद बॉन्डिंग करेगा, जिससे आयरन मेटल यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे 2 का डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे ओनली एक आयंस का डिस्प्लेस हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टिविटी की वजह से। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर अगर हम 14 की बात करें तो इसमें जो है ये पूछता है कि जो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर है उसके रिकवरी करने के लिए हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट करती है, जिसमें कि हम कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं। तो देखिए रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर समझिए पहले तो क्या होता है। आपकी जो मेटल्स होती है ना उनको प्योरीफाई करने के लिए उनका रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है। यानी कि जो मेटल्स आपका जो है प्योरीफाई ऑफ मेटल जो होती हैं, मेटल को आप प्योर फॉर्म में जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है उसमें फाइनली एक स्टेप आता है क्या, रिफाइनिंग। ये रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग के यूज़ से हम जो मेटल को वहाँ से प्योरीफाई करते हैं, प्योर फॉर्म में उसको यहाँ से जो है हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो उसने दिया है क्या, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लिखेंगे AgNO3। AgNO3 में हमें सिल्वर मेटल को प्योरीफाई में यहाँ से यानी प्योर फॉर्म में सिल्वर को निकालना है। किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, कॉपर की हेल्प से, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। वो क्या करेगा, इस आयन को यहाँ से लेगा और कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। कॉपर नाइट्रेट में ये जाएगा। इसको आपको बैलेंस करने की नीड होगी, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बनेगा 2Ag बनेगा। ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सिल्वर है वो आपकी प्योर फॉर्म में मिलेगा। अब इसके साथ कोई भी अदर आयंस नहीं है। जो सिल्वर है वो नाइट्रेट आयंस के साथ अगर प्रेजेंट होता है तो हम कॉपर मेटल का यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होने के बाद यहाँ से जो सिल्वर रहेगा वो हमारा प्योरीफाई में निकल जाएगा और जो नाइट्रेट है वो कॉपर के साथ जाएगा। तो आपका जो है आयन तो इसके साथ चला गया और हमें जो है मेटल मिल गई यहाँ से। तो इसको बोल देते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 रहेगा उसमें आपसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है और एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देने के लिए बोला गया है। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, पहले आप क्या मीनिंग समझिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमें सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत है वो है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। तो कई बार क्या करते हैं, जब भी आप कोई रिएक्शन करेंगे ना, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें जो भी अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन की और उसका जो आपका बॉटम रहेगा उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस सॉलिड रेजिड्यू यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाए और ऊपर आपका लिक्विड हो जाए, यानी कि आपने कोई भी 2 सब्सटेंसेस इसके अंदर डाले हैं, एक आपका लिक्विड फॉर्म में ऊपर रह गया, कुछ नया उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कुछ यहाँ पे नीचे इकट्ठा कलेक्ट होने लग गया, यानी कि ये कैसा है, इनसॉल्यूबल है। ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इसको जो है बाय फनल जो है इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो इनसॉल्यूबल सॉलिड रहेगा ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको प्रेसिपिटेट दिखने को मिल जाए, यानी कि आप रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं और उसमें कोई सॉलिड अगर आपका बनता हुआ दिखाई दे आपको, तो वो आपका किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो देखिए AgNO3 का एग्जाम्पल हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है। AgNO3 को रिएक्ट करा दीजिए आप NaCl के साथ। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 ये तो हमारा क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में जाएगा और ये हमारा जो है सॉलिड रेजिड्यू रहेगा। ये रिएक्ट करेगा ही नहीं इसके साथ। ये जो आपका जैसे ये इनसॉल्यूबल जो मैं आपको सॉलिड बोल रही, आप इसको ये भी मान सकते हैं कि यही AgCl है। आपने इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला AgNO3 NaCl, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, कुछ नीचे इनसॉल्यूबल सॉलिड इकट्ठा होने लगा, ये हमारा क्या होगा, AgCl होगा। अब आप फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट बना है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन इन विच insoluble solid called, इसको हम प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट। क्लियर। insoluble salt is solid is formed।
कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है और जो इनसॉल्युबल सॉलिड यहाँ पे बनता है वो हमारी किस टाइप की रिएक्शन रहेगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रहेगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट दिस सॉलिड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वी कैन सेपरेट दिस सॉलिड easily by using filtration method। इसको आप जो है किसी भी एक मेथड से, फिजिकली मेथड से आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो उसमें इसने बोला कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के विहाप पे आपको दो एग्जांपल देने हैं, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन टर्म को समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मैंने पहले भी बताया है आपको, जिन बच्चों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का जो क्लास है वो नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियोस देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एडिशन जाएगा। क्या जाएगा, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जाएगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन रहेगा किसमें, ऑक्सीडेशन में। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बनती है, ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया मैग्नीशियम के साथ। किसका एग्जाम्पल रहेगा, ऑक्सीडेशन का। अगर आप कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कराएं तो यहाँ से कॉपर प्लस H2 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन के साथ। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल रहेगा। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अपोजिट रहेगा हमेशा ही, ऑक्सीडेशन के अपोजिट हमारा रिडक्शन रहेगा। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ZNO को आप कार्बन के साथ रिएक्ट कराइए, कार्बन मोर रिएक्टिव इसलिए यहाँ से CO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने क्या कर दिया, ZN ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। तो आपका जो है ये प्रोसेस कौन सा शो होगा, ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपने देखा Fe2O3 को आप रिएक्ट कराइए एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम जो है Al2O3 में जाएगा और आयरन मेटल यहाँ पे यूँ की यूँ रह जाएगी। यानी कि एल्यूमिनियम ने क्या किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि आयरन ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ऐसे हम जो है ये एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and black colored compound form. देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि एक ब्राउन कलर एलिमेंट आपके पास जो X है उसका नाम आपको बताना है। वो जब एयर में रिएक्ट करता है, एयर में हम उसको हीट करते तो ब्लैक कलर में हो जाए, ठीक है। तो इस एलिमेंट जो X है उसका नाम बताना है और आपको ब्लैक कलर कंपाउंड बताना है। अब ब्लैक कलर अब डायरेक्टली अगर बिना हीटिंग के वैसे देखें तो हमारा माइंड जो है सिल्वर पे जाता है, जबकि सिल्वर जो है उसको अगर एयर में गर्म करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड थिंग क्या कि ब्राउन कलर उसका पहले से नहीं होता, ठीक है। तो इस ब्राउन कलर से आप ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिल्वर की तो बात नहीं कर रहा। तो जो यहाँ पे शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट होगा, देयर इज़ अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज़ कॉपर। क्लियर है। यहाँ पे जो ये ब्राउन कलर एलिमेंट होगा शाइनी, वो कॉपर मेटल होगी, हमारी कॉपर मेटल, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें किसकी, सेकंड आंसर की, कि वो जो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा होगा कॉपर ऑक्साइड, CuO, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। सेकंड पार्ट जो ब्लैक कलर कंपाउंड हमें दिया है वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा कैसा रहेगा, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये पूछा गया, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उन पे हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। सीधा सा आंसर है बच्चों इसका कि जब हम जो आयरन मेटल है, जैसे ये हमारा आयरन का सरफेस है, इस पर जब आप पेंट कर देते हैं, ठीक है, सरफेस पे आपने पेंट किया, तो जो डायरेक्ट मेटल का सरफेस था वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। एयर और जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में नहीं आता। बीच में कौन आ जाता है, पेंट आ जाता है। और पेंट जो होता है एयर और मॉइस्चर के साथ नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो इससे हमारा जो आयरन है वो जो है आपका रस्टिंग होने से बच जाता है, जिसको आप जंग बोलते हैं, वो होने से ये बच जाता है। क्यों, क्योंकि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। इससे को किसने रोका, पेंट ने। पेंट ने यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएट का वर्क किया जिसने इसको रिएक्ट नहीं होने दिया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई कोट ऑफ पेंट, यानी कि जो भी हम एक लेयर उस पर अप्लाई करते हैं, कोट ऑफ पेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ड्यू टू दिस metal not react with air and moisture। एयर और मॉइस्चर के साथ जो हमारी मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर पाती। हैंस नो रस्टिंग टेक प्लेस, हैंस नो रस्टिंग टेक्स प्लेस। ये आंसर रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है काफ़ी इजी है बच्चों। ऑयल और जो फैट होता है, ऑयल एंड फैट जो है वो अगर डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या करता है, इनके कांटेक्ट में आता है और इनको क्या कर देता है, रैंसिड कर देता है। इनकी जो टेस्ट है उसको चेंज कर देता है, क्योंकि ऑयल और फैट जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। वो ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से उनका टेस्ट में भी चेंज आ जाता है और कलर में भी चेंज आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट जब हम उसमें नाइट्रोजन जो फिल करते हैं, नाइट्रोजन जो हमारी होती है एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है जो भी हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम्स होते हैं उसके अंदर ये फिल की जाती है N2 गैस। नाइट्रोजन गैस जो है लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे क्या कर दी जाती है, उससे उन फूड आइटम्स के अंदर पैक कर दी जाती हैं। अब नाइट्रोजन का बेनिफिट क्यों है, क्यों हम नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं। जो लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है उस पर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ नॉन रिएक्टिव होती है। क्या होती है, नॉन रिएक्टिव। ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्ट कब करते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं, जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, देन ये हमारा जो है ऑक्सीडाइज्ड होती है नाइट्रोजन। अदरवाइज़ ये लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती। तो जो हमारी नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं किसके अंदर, अपने फूड आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव विद ऑक्सीजन, because nitrogen gas unreactive gas with oxygen and food। जो अभी आपका खाना है ऑक्सीजन इसके साथ क्या होती है, ये अनरिएक्टिव होती है उस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो इस वजह से हम नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर फिल कर देते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। काफ़ी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ना कुछ समझाने का इतना ज़्यादा कुछ, तो आपको इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। तो जो कोरोजन है वो क्या होता है, व्हेन मेटल
when metal surface eaten up air and moisture, this process called corrosion. क्लियर. एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं? आयरन मेटल का. आयरन मेटल कोरोडेड होती है कब? जब वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहती है तो उसका सरफेस जो उनके साथ रिएक्ट करता है और हमारा जो है कोरोजन प्रोसेस वहाँ पे होता है. सेकंड हम बी पार्ट बात करें किसकी? रेंसिडिटी की. देयर इज़ अ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? व्हेन फूड एंड ऑयल लिख लीजिए, react with oxygen, the change their taste and smell, called रेंसिडिटी. क्या होता है रेंसिडिटी में? ऑयल और जो फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे वो अपनी टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं. आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं. आप कोई भी जैसे पोटैटो चिप्स ले लीजिए या फिर आप अदर कोई भी फूड आइटम्स की बात कर लीजिए. अपने घर पे आपने कोई भी जो है ऑयल रिलेटेड जैसे कोई भी आपने जो वेजिटेबल्स बनाई हैं, कोई भी वेजिटेबल जब आप बनाते हैं उसको आप एयर की प्रेजेंस में छोड़ दीजिए खुले में, तो क्या होता है? उसका टेस्ट और जो है उसकी स्मेल चेंज होगी. ये आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं. कोई भी वेजिटेबल आप रेडी करके उसको कुछ घंटों के लिए एयर की प्रेजेंस में छोड़ दीजिए, उसका टेस्ट और स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी. तो ये था हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी. तो बच्चों जो आज की क्लास है उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं इसकी, आपके फर्स्ट चैप्टर की इंटरनल जो है मैं आपको अलग से वीडियो में दे चुकी पहले. बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहिए और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर रहेंगे सभी के एक्सरसाइज यहाँ पे जो है आपको दूंगी और हर एक के जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.